गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अप टू लास्ट लेक्चर मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जस्ट बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या फिर मतलब बैटरी जब अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस क्रिएट होता है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाता है कंडक्टर के, तो दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज चला जाता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर के, वो किस ओर जाने की कोशिश करते हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और वो जाते वक्त स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हैं। लेकिन इस स्ट्रेट पाथ में क्या हो जाता है, जो एटम होते हैं कॉपर के वो आ जाते हैं और उनके साथ इलेक्ट्रॉन टकरा कर वापस चले जाते हैं। ओके, और इस कोलिजन में समवॉट एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। और वो लॉस हुआ एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो इस वे से हीट प्रोड्यूस होता है जब कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस इफेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट के कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर पावर पढ़ाया था। पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। ओके, पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम, और उसके तीन इक्वेशन बनते हैं। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी आई एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो ऐसे तीन इक्वेशन से पावर हम वैट में मेजर करते हैं। और कल जाते जाते मैंने आपको एक यूनिट का कन्वर्जन भी पढ़ाया था, याद हो तो आपको देखिएगा। पावर का एक कन्वर्जन मैंने आपको पढ़ाया था, ये न्यूमेरिकल भी कर लिए थे हमने हीट पर। इसके बाद देखो पावर का ये जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम आएगा, और एनर्जी का बड़ा वाला जो यूनिट है उसे हम किलोवाट आवर कहते हैं, इसका नाम ही यूनिट है। ओके, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो अप टू दिस पॉइंट वी कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर। इन टूडेज लेक्चर वी विल कंप्लीट 1 मिनट। ठीक है, ओके, तो देखो ये जो इक्वेशन था, P इज इक्वल टू ई बाई टी। ओके, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा PT, P इज कॉल्ड एज पावर एंड T इज कॉल्ड एज टाइम। ठीक है, तो पावर का ऐसा यूनिट होता है जिसे हम किलोवाट आवर से डिनोट करते हैं। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था। इसी डेरिवेशन पर हम कुछ अब क्वेश्चन लेते हैं। इसके ऊपर कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर, whenever we have to find energy consumption, power consumption, so okay, एनर्जी कंजम्पशन आपको पूछा जाता है, तो एट द टाइम एनर्जी कंजम्पशन निकालते समय पावर हमेशा किस यूनिट में चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किस यूनिट में चाहिए, आवर्स में। तभी आप एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हो। और आपको कभी कभी कॉस्टिंग के लिए भी क्वेश्चन आता है, मतलब निकालो उस मंथ में कितने यूनिट्स, कितने बिल आने वाला है उस पर्टिकुलर डिवाइस का। तो एट द टाइम आपको एक यूनिट का कॉस्ट पता होना चाहिए, उसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया है देखो, टीवी सेट ऑफ 200 वैट ऑपरेटेड 2 आवर्स पर डे। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन इन अ मंथ ऑफ अप्रैल इफ कॉस्ट ऑफ यूनिट इज 5 रुपीज, देन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टीवी सेट दिया है जिसका पावर दिया है 200 वैट। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बताया था एनर्जी कंजम्पशन निकालना है इस प्रॉब्लम में, एनर्जी कंजम्पशन। सो फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट पावर इन किलोवाट। तो पावर वैट में दिया था, उसे किलोवाट में करना है, तो उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 200 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1/5 वैट। ओके, और वो टीवी सेट हम 2 आवर्स पर डे ऑपरेट कर रहे हैं, 2 घंटा हम हर दिन यूज कर रहे हैं उस टीवी सेट को। ओके, तो टोटल टाइम इन 30 डेज कितना हो जाएगा, देखो अब 2 आवर्स पर डेज है, और अप्रैल के मंथ में 30 डेज होते हैं। ओके, इसलिए आपको जो 12 मंथ्स है हमारे, उन सभी मंथ में किस मंथ में कितने डेज होते हैं इसका कैलकुलेशन पता होना बहुत जरूरी है। तो अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं और हर दिन टीवी 2 आवर्स यूज होता है, तो पूरे अप्रैल मंथ में कितने आवर्स यूज होने वाला है, 60 आवर। तो उसे मैंने करके दिखाया 2 आवर्स पर डे, लेकिन कितने दिनों के लिए यूज होने वाला है, 30 डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो डे कैंसिल हो जाएगा और 30 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 60 आवर। तो अब एनर्जी कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर हमारे पास है 1/5 वैट जो पुट कर दिया, और टाइम 60 आवर्स है, तो आंसर आ जाएगा 12 यूनिट। तो उस टीवी की सेट की वजह से कितना यूनिट जनरेट होने वाला है, 12 यूनिट्स, अगर टीवी 200 वैट का हो तो। ओके, अब देखो एक यूनिट का कॉस्ट दिया है उन्होंने 5 रुपीज, तो 12 यूनिट का कॉस्ट कितना आने वाला है, 60 रुपीज। ओके,
सो टोटल कॉस्ट ऑफ दैट टीवी सेट इज नंबर ऑफ यूनिट 12 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 5, तो 12 5 आंसर आ जाएगा 60 रुपीज। ओके, तो इतना बिल आने वाला है अकेले टीवी सेट से, इसलिए कहता हूँ कम टीवी देखा करो, कितना बिल देता है वो देखो। ये तो भी पावर वैटेज मैंने कम लिया, एक्चुअल टीवी का इससे ज्यादा ही पावर वैटेज होता है, तो इस कारण बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है टीवी। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे। अब इसका जस्ट स्लाइड कुछ चेंजेस हमारे जस्ट 1 मिनट, इसका कुछ स्लाइड चेंजेस हमारे बुक में दिया है, कंसेप्ट वही है, उनको बताने का वही चीज है, लेकिन कुछ अलग वे से उन्होंने बताया, रजिस्टर को कंसिडर करके उन्होंने ये डेरिवेशन दिया है। तो हम बुक के अब डेरिवेशन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो बुक में अगर आप ओपन करोगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको नजर आएगा पहले पेज पर तो आपको कुछ एनर्जी और एनर्जी के जो टाइप्स है उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। उसके बाद कुछ प्रोसीजर दिए कि कौन सा कंडक्टर है या नहीं है वो पहचानने का। ठीक है, तो जस्ट ये एक्टिविटी करके देखो आप, और यहाँ से हमारा एक्चुअल डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अब देखो इस डायग्राम में आपको सीयर जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ये डायग्राम में देखो आप, आपको एक रेजिस्टर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, और एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में। ठीक है, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा ए टू बी पॉइंट का, और ये करंट मेजर करेगा इस वायर के अंदर का, और आर इज द रेजिस्टेंस, आई अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये प्लग की है जो ऑन और ऑफ कर सकते हैं हम इस सर्किट को। तो ऐसा ही कुछ एक्टिविटी दिया आपको, ऐसा ही कुछ सर्किट दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जब करंट पास होगा इस रेजिस्टर से, मतलब कौन पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, तो चार्ज पास होने वाला है ए टू बी में। ठीक है, तो एट द टाइम यहाँ पर कितना हीट जनरेट होगा उसका उन्होंने डेरिवेशन किया है। देखो अब क्या दिया है उन्होंने, इफ द चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी देन वर्क VAB इनटू क्यू हैज बीन डन ऑन क्यू व्हाइल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। जब चार्ज ए टू बी जाने वाला है इस रेजिस्टर के अक्रॉस, तो कुछ ना कुछ वर्क जनरेट करने वाला है। ओके, और वो वर्क किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, VAB इंटू क्यू से। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा VAB इज इक्वल टू W/Q होता है, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, VQ। तो ये वही फॉर्मूला यूज किया जो मैंने कल के डेरिवेशन में आपको बताया था। ओके, द सोर्स एनर्जी इज सेल, यहाँ पर सोर्स मतलब सेल है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू अ चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क डन VABQ इज परफॉर्म। ठीक है, तो ये सोर्स एनर्जी देने वाला है चार्ज को जो वर्क डन करवा रहा है ए टू बी चार्ज को पास करके। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। ओके, this energy is restored by the resistor is converted into a heat energy and temperature of resistor is increased। तो रेजिस्टर का टेम्परेचर जैसे जैसे हम चार्ज को पास कर रहे हैं वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि रेजिस्टर कितना हीटअप हो रहा है। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, देखो आप इस सर्किट में हमें पावर को निकालना है। सो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड आएगा, और यहाँ पर जो वर्क डन रहेगा वही एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है, हीट एनर्जी। इस कारण ये VAB इंटू क्यू जो वर्क डन है वो वैल्यू पुट कर दिया डिवाइड बाय टी। ओके, तो Q/T मतलब ही क्या होता है, I इज कॉल्ड एज करंट। Q लिखा हमने ऐसा क्योंकि Q/T इज इक्वल टू I होता है, I इज इक्वल टू Q/T होता है, इस वजह से यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट किया है। तो ये पावर का फॉर्मूला हमें मिल गया है, VAB इंटू I। ठीक है, अब इसके बाद हीट एनर्जी अगर निकालना हो तो एनर्जी की जगह H पुट करो, तो पावर इंटू टाइम उसका फॉर्मूला आएगा। पावर का वैल्यू अभी निकाला VAB इंटू I और इंटू टी, तो ये पहला फॉर्मूला हमें हीट का मिल जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VAB इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो वही वैल्यू पुट कर दिया उन्होंने VAB का ऊपर की इक्वेशन में, तो फाइनली आंसर आने वाला है I²RT। और इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है फिर, जूल्स लॉ, जैसे मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, और H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I²RT। इसे जूल्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो लॉ है वो यही हम कह सकते हैं। इसके बाद यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होगा, मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर। सो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अनदर वे से हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल अपॉन 1 कूलम वोल्ट की जगह, और एम्पियर की जगह 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा, तो जूल पर सेकंड आएगा, और जूल पर सेकंड मतलब भी क्या होता है, वैट। ओके, सो वैट उसका ऐसे यूनिट आ जाएगा। तो बस इतना ही कंसेप्ट है। कल का मेरा जो डेरिवेशन है वो और ये सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने रजिस्टर को कंसीडर करके किया है, लेकिन फाइनल आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो अब
हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो मैंने आपको बताया था। व्हेनेवर current is passes through the conductor, it produces heat. This effect of current is called as heating effects of electric current. तो बस यही उन्होंने बताया। इसके बाद इसके एप्लीकेशन पर, मतलब हीटिंग इफेक्ट्स पर रन होने वाले जो डिवाइसेस है उसका यहाँ पर उन्होंने कुछ कलेक्शन दिया है। जैसे जो कॉइल होता है हमारा, ओके, कॉइल ऑफ कुकर एंड कॉइल ऑफ हीटर। तो हीटर और कुकर के अंदर जो कॉइल होता है वो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क करता है, इसका मैंने आपको बताया था। और ये डेरिवेशन भी अभी हमने देखा था, याद आ रहा है आपको? ओके, किलोवाट आवर का, जिसे हम यूनिट कहते हैं। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल। सो दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन किलोवाट आवर टू जूल। ऑलवेज याद रखिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल डिपेंड होते हैं। इसके बाद फिलामेंट ऑफ बल्ब का भी मैंने कल बताया था आपको। ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो हीटअप होने के बाद फिर लाइट एमिट करता है, मतलब इसके अंदर हम करंट पास करके इसे हीटअप करते हैं। तो ये हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर वर्क होने वाला डिवाइस है, ठीक है। तो सभी एप्लीकेशन को अच्छे से रीड करो, बुक में दिए गए आपको, ठीक है। अब इसके बाद कुछ सेफ्टी डिवाइसेस है जहाँ यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया। ये जो नजर आ रही है आपको सब फ्यूज है, ठीक है, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग जगह पर हम यूज करते हैं। ये किटकैट फ्यूज होता है जो हमारे घर के अंदर होता है, आपको दिखने को मिलेगा। ये वाला जो फ्यूज है ये है ना हमारे टेलीफोन के अंदर होता है। लैंडलाइन अगर फोन हो ना तो उसके अंदर ऐसे फ्यूज होते हैं। ऐसे कुछ फ्यूज हमारे मोबाइल के अंदर होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के। या फिर ऐसे लाइट वाले जो फ्यूज है, ये आपने देखे होंगे हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर होते हैं। जो लाइट जलता है, हम कहते हैं कि लाइट जल रहा है मतलब लाइट है, लाइट नहीं है मतलब हम, अगर लाइट नहीं जलता है तो हम कहते हैं कि लाइट चली गई, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े फ्यूज हमारे पोल्स पर या फिर पावर स्टेशन जो होते हैं वहां पर होते हैं। तो ये सभी फ्यूज के टाइप से। और फ्यूज पता है आपको, शॉर्ट सर्किट होने से हमारे घर के अंदर जो सर्किट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज यूज करते हैं। अब इस फ्यूज से अलग कुछ फिनोमिनॉन इस एमसीबीज का है, ठीक है। ये एमसीबी बहुत सारे स्टूडेंट के घर में होगा, आप देख सकते हो। ये सिंगल एमएसबी, ये डबल, ये ट्रिपल है, ये 4 टाइम्स। तो ऐसा करके मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इन एमसीबीज को बढ़ा सकते हैं। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ओके। यहाँ पर उन्होंने उसका लॉन्ग फॉर्म और कंसेप्ट दिया है। सो व्हेनेवर करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीज, दिस स्विच ओपन्स एंड करंट स्टॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबीज आर यूज्ड। तो अब इसका यूज देने में आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देकर बताता हूँ। आपने अगर आपका घर रेंट पर दिया है तो आपको पता होगा बहुत सारे जो पर्सन होते हैं रेंट पर देने के बाद, तो वो क्या करते हैं बिना कुछ बताए अपने घर के अंदर हाई पावर वैटेज के जो डिवाइस है उनको रन करते हैं, आपको बिना बताए हुए, ओके। तो जैसे पता आपको हीटर होता है, उसके बाद जो कुकिंग कॉइल होता है उसका इस्तेमाल वो करते हैं। और इस वजह से बहुत ज्यादा बिल आ सकता है, ओके। वो बिल आने के बाद तो ठीक है हम छोड़ देते हैं, ओके। लेकिन अगर आप देखते हो तो उससे होता क्या है, उनके घर के अंदर बहुत ज्यादा करंट जाने लगता है, ओके, उनके वायर्स के अंदर। और इस वजह से वो वायर हीटअप होकर पूरे हमारे घर का वायरिंग की क्या हो सकता है, जल सकता है, ओके। तो अब इसके ऊपर ब्रेक कैसे लगाना, अब वो आपको पूछकर तो करने वाले है नहीं ऐसी चीजों को, ओके। तो इस वजह से क्या करना, वो जो रेंट पर अपने घर दिया है उसके अंदर जो आपका वायर जाता है मीटर से, ओके, उस वायर के एंट्री पॉइंट पर क्या करना है, उनके जो रूम रहेगा उनका रेंट का, उसके एंट्री पॉइंट पर ही क्या करना है कि एमसीबी लगा देना। तो ये एमसीबी उनके घर के अंदर के करंट को हमेशा मॉनिटर करते रहेगा। और उन्होंने अगर कुछ हाई पावर वैटेज का डिवाइस लगाया तो सडनली उनके घर के अंदर जो जाने वाला करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस वजह से ये स्विच अपने आप अपने को ब्रेक कर देता है, ऑफ कर देता है। तो इस उनके घर के अंदर का पूरा सप्लाई निकल जाता है, बंद हो जाता है, ओके। तो इस वजह से वो घर के अंदर जो हाई पावर वैटेज है उससे होने वाला जो शॉर्ट सर्किट का खतरा है या फिर ओवरलोडिंग का खतरा है उसे एमसीबीज कम करते हैं। मैग्नेटिक फिनोमिनॉन पर ऑपरेट होने वाले कुछ स्विचेस होते हैं और सेफली ऑपरेटेड होते हैं। जैसे करंट इंक्रीज हुआ, ओके, सडनली, तो वैसे ये स्विच अपने आप नीचे गिर जाता है, ओके, और उनका पूरा पावर सप्लाई बंद हो जाता है। फिर वो आपके पास आएंगे कि हमारे इस घर का सप्लाई चला गया, तो फिर उनको डांटना अच्छे से कि आपने बिना बताए क्यों फिर हाई पावर वोल्टेज की डिवाइस को रन किया, ओके। तो ऐसे कुछ सर्किट्स को यूज करके आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो आपके घर के अंदर, ओके। तो अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए, एक एक करके देखते हैं हम। पहला दिया है, 6 मीटर लॉन्ग वायर इज मेड फ्रॉम एन अलॉय निक्रोम इच shaped into a coil and given for producing heat. It has a resistance of 22 ohm. Can we get more heat if wire is cut into a half of its original length, okay, and shaped into a coil? For getting energy, the two
ends of the wire are connected to a source with the potential difference 220 volt. तो पहले जो दिया है उन्होंने डेटा वो लिखते हैं, रेजिस्टेंस दिया है 22 ओम वो लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब कॉइल पूरा वायर जब होगा 6 मीटर का, तो एट दैट टाइम उसका जो पावर है वो कैसे आने वाला है, देखो अब पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो इससे उसका पावर वैटेज मिलने वाला है 2200 वैट्स, ओके। अब दूसरे केस में उन्होंने क्या कहा है, कैन वी गेट मोर हीट if the power is if the wire is cut into a half of its original length। पहले 6 मीटर का वायर था, अब वो 3 मीटर का ही हो गया, आधा ही हो गया, तो इस वजह से उसका रेजिस्टेंस भी आधा ही होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर हम लेंथ आधा कर दे तो रेजिस्टेंस भी आधा होने वाला है, इस कारण ऊपर रेजिस्टेंस 22 लिया, नीचे 11 लिया, क्योंकि वायर अप हाफ हुआ है। तो इस कंडीशन में पावर कितना आएगा 4400 वैट। तो पहले कंडीशन से पावर अप क्या हुआ है, बढ़ गया है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, दिस मीन्स दैट more heat will be obtained after cutting the wire into a half। तो वायर को हाफ कट करने के बाद हमें ज्यादा हीट मिलेगा, बस यही उनको बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, a cell is connected to a 9 ohm resistance because of which heat of 400 joule is produced per second due to current flowing through it। obtain the potential difference applied across the resistance, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखो अब 400 जूल इज प्रोड्यूस पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड में क्या मेजर करते हैं हम, पावर। तो आपको ये पावर का कैलकुलेशन दिया है 400 जूल्स पर सेकेंड, इस वजह से 1 सेकेंड लिया, तो ये पावर दिया है आपको कैलकुलेशन में, ओके। उसके बाद रेजिस्टेंस भी पता है, और क्या पूछा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पावर, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ओके। तो पावर का वैल्यू 400, वी स्क्वायर एज इट इज 9 यहाँ पर पुट कर दिया, सो 400 इंटू 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर वी का आंसर मिलेगा हमें 20 अंडर रूट 400 इंटू 9, तो 400 का अंडर रूट किया तो 20 आ जाएगा, 9 का किया तो 3, तो 20 इंटू 3 आंसर आ गया 60 वोल्ट। तो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम अब थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक आयन यूजेस a power of 1100 watt when is set into a higher temperature। if set to a lower temperature it uses 330 watt power। find out the electric current and the respective resistance for the two settings, okay। the iron is connected to a potential difference of 220 volt, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमें 220 वोल्ट, पावर दिया है, देखो अब दो कंडीशन में पावर दिया है, पहले ए कंडीशन में पावर है 1100 वैट, और बी कंडीशन में पावर है 330 वैट, ठीक है। अब दोनों कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस और करंट निकालना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन है जिसमें आपको करंट निकालना है, इस वजह से उसे I1 से डिनोट कर रहे हैं, P इज इक्वल टू वी आई, ऐसा फॉर्मूला होता है पावर का। तो I1 इज इक्वल टू P बाई वी आएगा, मतलब 1100 डिवाइड बाई 220, तो आंसर आ गया 5 एम्पियर। अब दूसरे कंडीशन में करंट निकालते हैं, I2 इज इक्वल टू P बाई वी, सेम फॉर्मूला, सिर्फ अब यहाँ पर पावर का वैल्यू 330 है सेकंड केस का, बी केस का, इस वजह से 330 पुट किया, तो आंसर आ जाएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस निकालते पहले केस का, सो R1 इज इक्वल टू वी बाय I1 होगा, वी तो कॉमन, इस वजह से दोनों केस में सेम आएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस और करंट चेंज हो रहा है। तो R1 इज इक्वल टू वी बाय I1, मतलब 220 बाय 5, आंसर आएगा 44 ओम। और R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, वी बाय I2, मतलब 220 बाय 1.5, दैट इज 146 ओम। अप्रोक्सीमेट आता है ये आंसर, नॉन रिकरिंग है, तो अप्रोक्सीमेट भी लिखा तो भी चलेगा, एकदम पॉइंट वाइज मत जाओ आप, ओके। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये मैंने पहले लिया आपको इस टाइप का, एनर्जी कंजम्पशन का, अभी आपको याद आ रहा होगा वो कॉस्टिंग का लिया था मैंने टीवी सेट का, तो उसके जैसा ये प्रॉब्लम है, ओके। सेम तरीके का प्रॉब्लम है, सिर्फ एक नया प्रॉब्लम दिया है। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू होम सर्किट, द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन स्विच ऑन a current of 0.45 ampere flows through the bulb, what must be the power wattage of the bulb। power wattage निकालना है उसका। if it is kept on for 10 hours how many units of electricity will be consumed, okay। तो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया 220 वोल्ट, वो लिख दिया, 0.45 एम्पियर करंट दिया है वो भी लिख लिया। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, P इज इक्वल टू वी आई। तो इस फॉर्मूले से हमने पावर निकाला 220 इंटू 0.45, आंसर आ जाएगा 99 वैट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। अब दूसरा क्वेश्चन है, द बल्ब मस्ट बी ऑफ
पावर 99 वैट। ओके, तो बल्ब 99 वैट का मतलब पावर जनरेट करने वाला है। अब उसने 10 आवर में कितना यूनिट जनरेट किया वो निकालना है हमें। सो इन 10 आवर्स एनर्जी कंजम्पशन निकालना है। तो एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है। ओके, तो पी का वैल्यू 99 वैट पुट कर दिया, टी का वैल्यू 10 आवर्स, तो आंसर आ गया 99 वैट आवर। लेकिन हमें हमेशा एनर्जी कंजम्पशन निकालते समय कौन से यूनिट में निकालना पड़ता है? किलोवाट आवर। तो इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। तो आंसर आ जाएगा 0.99 किलोवाट आवर। तो वो बल्ब नियर बाय 1 यूनिट जनरेट करने वाला है। 0.99 मतलब 1 के बहुत करीब है। 1 लिया तो भी चलेगा, लेकिन 0.99 लिखते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन हमारा खत्म हो जाता है, आधा टॉपिक हमारा। अब बचा वाला आधा टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर रन होता है, जो हम कल के लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लेक्चर का आपको टास्क है, इस टॉपिक के एक्सरसाइज में देखिएगा आप, आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं। और याद रखिएगा, जो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके ऊपर ही आपको न्यूमेरिकल आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा थ्योरेटिकल बिट है, वो मैं आपको अगले लेक्चर से पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ये 4 क्वेश्चन। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया उसी के ऊपर है। एक आधा क्वेश्चन नहीं आया तो उसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा जब लास्ट में हम टॉपिक का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तब। लेकिन तब तक आप प्रयास करते रहिएगा। एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर प्रॉब्लम करेगा, नो डाउट। ओके, लेकिन आप आपके लेवल पर उसे चैलेंज के तौर पर एक्सेप्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास मुझे पता है डाइजेस्ट है, नोट्स है, लेकिन उसका फॉलो मत करो। सेल्फली इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। अगर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाया, पूरे फॉर्मूले आपको पता है अगर टॉपिक के, तो डेफिनेटली आपको इन चारों क्वेश्चन के जवाब देते आएगा। ओके, नहीं आया तो मैं फाइनली बताने वाला हूँ, वेट करो तब तक। ओके, तो अपना दिमाग दौड़ाओ और इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आज के लेक्चर के लिए आपको टास्क इतना ही रहेगा, सॉल्व दिस 4 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 12 in exercise of effects of electric current. So today we will stop here. In next lecture we will continue the rest part. Thank you.